हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक कुमार गुप्ता। आज हम यूनिट 4 का एक टॉपिक लेके आए हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो आज हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में देखेंगे, उसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यानी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और इंट्रोडक्शन टू स्टार्टिंग मेथड ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये भी हम देखेंगे आज के टॉपिक में। तो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो उसी हिसाब से ही आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। चीज़ों को कैसे लिखना है, कैसे समझना है, वो चीज़ आपको क्लैरिफाई रहनी चाहिए। आप आसानी से जो इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो थ्योरी के टर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या फिर वर्किंग प्रिंसिपल। क्लियर? ठीक है। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो हमारे जहन में यही आता है कि आपका ये मोटर है। क्लियर? तो हम इनपुट एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, आपको आउटपुट क्या होना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी मिलना चाहिए, यानी रोटर आपका रोटेट करना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन समझने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें केवल और केवल मेन वाइंडिंग ही है। क्लियर? ठीक है। और आपको ही पता है कि किसी भी मशीन का दो पार्ट होता है, एक स्टेटर पार्ट और दूसरा रोटर पार्ट। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगल फेज AC सप्लाई इज गिवन टू द स्टेटर साइड। क्लियर? हमने क्या किया, स्टेटर साइड एक सिंगल फेज AC सप्लाई दिया। अब इसकी वजह से क्या होगा, एक स्टेटर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और स्टेटर फ्लक्स, इसको हम phi s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज प्रोड्यूस्ड। क्लियर? और ड्यू टू द ट्रांसफर एक्शन, जैसा हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी देखा था, क्लियर, कि यहाँ पे स्टेटर से रोटर की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो ड्यू टू द ट्रांसफर एक्शन, क्लियर, क्योंकि ट्रांसफार्मर हो चाहे इंडक्शन मशीन हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही वर्क करते हैं। तो ड्यू टू ट्रांसफर एक्शन करंट इज फ्लो थ्रू रोटर। क्लियर? रोटर में करंट का फ्लो होगा। क्लियर है चीज? और रोटर में करंट का फ्लो हुआ और उसकी वजह से क्या होगा कि आपका रोटर में भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा और रोटर फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, फ्लक्स phi r इज प्रोड्यूस। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द रोटर करंट। क्लियर? ड्यू टू द रोटर करंट, रोटर करंट की वजह से आपका क्या हुआ, एक रोटर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। क्लियर है चीज? ठीक है। तो हमने देखा कि रोटर फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। लेकिन एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, क्योंकि कभी भी ट्रांसफार्मर हो या इंडक्शन मशीन हो, वहां पे दो लॉ फुलफिल होते हैं, एक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा आपका लेंज लॉ। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इफेक्ट ऑलवेज अपोजिट कॉज। क्लियर? तो यहाँ पे एक इफेक्ट क्या है, रोटर फ्लक्स का प्रोड्यूस होना, और कॉज क्या है, स्टेटर फ्लक्स। तो इसीलिए जो phi r होगा, क्लियर, यानी रोटर फ्लक्स अपोजिट स्टेटर फ्लक्स, वो क्या करेगा, स्टेटर फ्लक्स को अपोज करेगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यानी दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फेज में होंगे। क्लियर? ठीक है। तो जैसे ही आपका रोटर फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, मैंने क्या बोला था, हम यही लेके चल रहे हैं, केवल और केवल सर्किट में मेन वाइंडिंग है। तो उस कंडीशन में जो आपका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, क्लियर, तो अगर मान लो ये आपका स्टेटर फ्लक्स है phi s, क्लियर, ठीक है, तो phi r इसके ठीक अपोजिट फेज में मिलेगा, ये आपका phi r होगा, और दोनों क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फेज में। ये आपका हो गया phi r। क्लियर? ठीक है। ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे phi r अपोज कर रहा है phi s को। क्लियर?
तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम यहाँ पे नेट फ्लक्स की बात करें तो आपका जो नेट फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, नेट फ्लक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर, नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्लियर, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 180 डिग्री है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और ये आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा, यानी नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। नेट फ्लक्स 0 होने का मतलब क्या हो गया कि आपका कोई टॉर्क डेवलप नहीं होगा। क्लियर, इसीलिए आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसके पीछे एक और लॉजिक है टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है फाई एस फाई आर साइन अल्फा। क्लियर, ठीक है, तो टॉर्क जो इंटैक्टेड, क्योंकि रिलेटिव मोशन की वजह से टॉर्क डेवलप होता है, ये भी आपको क्लियर है। तो यहाँ पे जो टॉर्क है, टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस फाई आर साइन अल्फा। क्लियर, जहां पे फाई आर करंट, रोटर करंट की वजह से डेवलप हुआ है। क्लियर, फाई एस आपका स्टेटर फ्लक्स है और अल्फा इज द एंगल बिटवीन फाई एस एंड फाई आर। जैसे यहाँ पे अल्फा की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है, तो इसीलिए नेट टॉर्क की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। क्लियर, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही नेट फ्लक्स 0 है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन बिटवीन द फ्लक्स इज 180 डिग्री है, तो नेट टॉर्क भी 0 आ रहा है। इस वजह से आपका जो इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। क्लियर, यानी क्या लिखेंगे आप, लास्ट में आप ये लाइन लिखेंगे, देयर इज नो स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप, कोई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप नहीं हुआ। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप हो जा रहा था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे। क्लियर, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर इज नो एनी स्टार्टिंग टॉर्क। क्लियर, नो स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप। क्लियर, ठीक है, तो जब कोई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप ही नहीं हुआ तो रोटर कैन नॉट रोटेट, आपका रोटर रोटेट नहीं कर सकता। क्लियर है चीज, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ये कंक्लूजन निकल के आया। तो ऑब्वियस ही बात है कि तब हम कैसे निकालेंगे कि मतलब हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अब उस पर चर्चा होनी चाहिए। कभी कभी क्या आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है वाई सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, तो रीजन आपको यही लिखना है कि आपका जो नेट फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्लियर, जिसकी वजह से कोई टॉर्क डेवलप नहीं होता। ठीक है, या टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस फाई आर साइन अल्फा होता है, जिसकी वजह से भी कोई नेट टॉर्क आपको नहीं मिलता, इसीलिए आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता। क्लियर, बस यही रीजन आपको लिख देना। अब बात आती है कि आखिर में इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि फेज की स्प्लिटिंग करते हैं। स्प्लिटिंग ऐसे करते हैं कि आपको जो टॉर्क मिले वो मैक्सिमाइज टॉर्क मिले। क्लियर, ठीक है, तो फेज की स्प्लिटिंग करने का मतलब यही है कि अभी तक हमने क्या देखा, केवल और केवल ओनली मेन वाइंडिंग को हमने कंसीडर किया था। केवल और केवल हमारा क्या था, जो भी हमने वर्किंग प्रिंसिपल लिखा, केवल और केवल मेन वाइंडिंग था। क्लियर, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक और वाइंडिंग इंट्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग। क्लियर, तो टू स्टार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, टू स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा किसको, कि आपका नेट फ्लक्स होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, देयर मस्ट बी नेट फ्लक्स, आपको नेट फ्लक्स मिलना ही चाहिए। ठीक है, यानी नेट फ्लक्स का रिजल्टेंट 0 ना हो, ये होना चाहिए। नेट फ्लक्स मिलने का मतलब ये हो गया कि फाई एस और फाई आर 180 डिग्री के एंगल डिफरेंस पे न हो। क्लियर, उसके बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, अगर हम यहां पे देखें तो टॉर्क क्या है यहाँ पे, फाई एस
फाई आर साइन अल्फा। क्लियर। अगर आपको इसको मैक्सिमाइज करना है, मान लीजिए फाई एस और फाई आर फिक्स है, अगर आपको इस टॉर्क को मैक्सिमाइज करना है तो क्या होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। क्लियर। अगर मैक्सिमाइज करना है तो अल्फा मस्ट बी 90 डिग्री। क्लियर। अल्फा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए अगर आपको इसको मैक्सिमाइज यानी ऑप्टिमाइज तरीके से इसको यूज करना है। क्लियर। अभी हम देखेंगे, फिलहाल देयर मस्ट बी नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स होना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट स्टार्टिंग। क्लियर। तो नेट फ्लक्स होने के लिए अब क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए वो हम देखते हैं, और इसको हम अचीव करेंगे। ये कैसे अचीव होगा, नेट फ्लक्स आपको कैसे मिलेगा, इट इज पॉसिबल या अचीव्ड बाय, इसको पॉसिबल करने के लिए हम ऑक्सी वाइंडिंग यूज में लाते हैं। क्लियर। क्योंकि हमें क्या करना होता है, फेज को स्प्लिट करना होता है बाय स्प्लिटिंग फेज। क्लियर। अगर हमने फेज को स्प्लिटिंग किया तो यहां पे आपका जो वाइंडिंग होता है वो दो तरह का हो जाता है, एक आपका मेन वाइंडिंग और दूसरा हो जाता है आपका ऑक्सी वाइंडिंग। क्लियर। ठीक है। अब ऑक्सी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा बस बेसिक जान लेते हैं, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। क्लियर। ठीक है। ये दोनों के बीच का जो फेजर डिफरेंस है, अभी मैंने बताया ना, अल्फा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, यानी आपका मेन वाइंडिंग और ऑक्सी वाइंडिंग मस्ट बी स्पेस क्वाड्रेचर। ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सी वाइंडिंग इज 90 डिग्री फेज शिफ्टेड, ऑक्सी वाइंडिंग 90 डिग्री फेज शिफ्टेड, ऑक्सी वाइंडिंग 90 डिग्री फेज शिफ्टेड का मतलब उसकी एक्सेस। क्लियर। 90 डिग्री फेज शिफ्टेड विद रिस्पेक्ट टू मेन वाइंडिंग फील्ड एक्सिस। मेन वाइंडिंग की जो फील्ड एक्सिस होगी उससे 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होना चाहिए ऑक्सी वाइंडिंग का एक्सिस। क्लियर। दूसरा, ये इसकी जो रजिस्ट्री वैल्यू है वो कम होनी चाहिए। क्लियर। रजिस्ट्री वैल्यू क्या होनी चाहिए, रजिस्ट्री वैल्यू इसकी ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सी वाइंडिंग की, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका कम होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे थिन वायर यूज करते हैं। थिन वायर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई हो सके विद रिस्पेक्ट टू आर एम। क्लियर। और जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वो कम होगी, एक्स इज लेस देन एक्सएम, यानी इसकी जो कंडक्टिविटी होगी मटेरियल की आपकी कम होगी। क्लियर। तो एक्स से इज लेस देन क्या होना चाहिए, एक्सएम होना चाहिए, वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। क्लियर। तो विद रिस्पेक्ट टू मेन वाइंडिंग आपकी ये सारी चीजें होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये थिन वायर है तो आपका मेन वाइंडिंग क्या होगा, थिक वायर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा। क्लियर। ठीक है। क्योंकि एक्सएम क्या है, ग्रेटर देन एक्स से है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होगा, मोर होगा। क्लियर। ताकि उसकी जो इंडक्टिव वैल्यू है वो ज्यादा हो सके। तो ये सारी चीजें, तो आपका मेन वाइंडिंग और ऑक्सी वाइंडिंग में यही मतलब बेसिक डिफरेंस है। क्लियर। अगर हम देखें यहाँ पे रजिस्ट्री वैल्यू ज्यादा होने का मतलब ये हो गया कि जो ऑक्सी वाइंडिंग है उसमें अगर करंट का फ्लो होगा, ठीक है, जैसे मैं अगर सिंपल फेजर के टर्म में बताऊं ना, तो ये मान लो मैंने वोल्टेज को रेफरेंस लिया, तो ऑक्सी वाइंडिंग का जो करंट लैग करेगा, दोनों में करंट लैग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका जो एंगल आएगा फाई ए, ये कम होगा। क्यों, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री वैल्यू ज्यादा है। अगर हम आईएम को देखें तो आईएम के लिए जो पावर फैक्टर एंगल आएगा वो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि इसकी रजिस्ट्री वैल्यू कम है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें। क्लियर। अगर हम फेजर के टर्म में भी बातें करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे फेज स्प्लिट करने से ये हुआ कि आईए और आईएम के बीच में हमें एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला, अल्फा के टर्म में मान ले या थीटा मान ले। क्लियर। तो ये फेज डिस्प्लेसमेंट मिला। थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि आपका जो वर्किंग प्रिंसिपल था। क्लियर। जैसे यहां पे सिंपल मैं डायग्राम के टर्म में बता रहा हूं, ठीक है। जैसे मान लिया ये हमारा रोटर का पार्ट है, इसको एज्यूम कर लिया ये हमारा रोटर है।
ये हमारा क्या है, रोटर। क्लियर। रोटर के स्लॉट्स को बना दिया हमने, ठीक है। और यहां एज्यूम कर लिया कि हमारा मेन वाइंडिंग यानी स्टेटर साइड को हमने एक वाइंडिंग के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और यही हमारा क्या है, मेन वाइंडिंग। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है बच्चों, तो डायग्राम जरूर बनाइएगा। क्लियर। तो ये हमारा स्टेटर साइड है, इसको हमने एक वाइंडिंग के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। राइट हैंड कर्ल रूल से देखेंगे तो इसका जो मैग्नेटिक एक्सिस आएगा यानी फाइएस का जो फेजर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। क्लियर। यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा क्रॉस कन्वेंशन है। क्रॉस का मतलब वो क्या होता है, इनवर्ड करंट, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड करंट। तो यहाँ भी अगर हम राइट हैंड कर्ल रूल अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि जो फाई एस का नेचर आता है, फाई आर यानी इस करंट जो रोटर करंट जो हो रहा है उसकी वजह से जो आपका फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फाई आर क्या हो रहा है, फाई एस के ठीक अपोजिट फेज में आ रहा है, वही आपको रिप्रेजेंट किया गया। और ये केवल और केवल क्या है, मेन वाइंडिंग है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये जरूर बनाइएगा आप। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फेज में है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री का है, जिसकी वजह से कोई टॉर्क डेवलप नहीं होता, नेट फ्लक्स की वैल्यू भी जीरो आती। क्लियर। तो जब भी वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे तो आपको ये केवल केवल बनाना है, क्योंकि हमने कंसीडर भी किया था कि केवल और केवल हम मेन वाइंडिंग लेके चल रहे हैं। क्लियर। तो अगर मुझे बोला जाए कि इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक बताइए, तो ये तो हमने देख लिया कि स्टार्ट करने के लिए फेज को स्प्लिट करना होता है, जिसकी वजह से हम ऑक्सी वाइंडिंग को इंट्रोड्यूस करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। फिलहाल टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अगर मैं इसकी ड्रॉ करना चाहूँ, स्लिप टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए जहां पे केवल और केवल मेन वाइंडिंग हो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, एक बार देख लो। क्योंकि जितना आप डायग्राम बनाएंगे लिखने से ज्यादा, उतना आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं, ये मेरा मानना है। क्लियर। ठीक है। तो हमने क्या देखा, कोई स्टार्टिंग टॉर्क, देखो कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी जैसा आपने मोटर केस में देखा था, सेम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ होगी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका एस की वैल्यू क्या होती है स्टार्टिंग में 1, और सिंक्रोनस स्पीड जब मिलती है तो एस की वैल्यू क्या हो जाती है 0। एनआर की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी और एनएस क्या होगा यहाँ पे एनआर के बराबर। क्लियर। ठीक है। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी वो 0 से स्टार्ट हो जाएगी, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता था। वहां पे हमें स्टार्टिंग कंडीशन में एक टॉर्क मिलता ही मिलता था। तो ये डिफरेंस हो जाता है, ये केवल केवल किसकी वजह से है, मेन वाइंडिंग की वजह से। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आपको ऐसी मिलनी है, बस क्या करना है, हमें स्टार्टिंग टॉर्क को 0 कर देना। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। क्लियर। केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आपके सिलेबस में भी यही दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू स्टार्टिंग मेथड्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ये तो हमने देख लिया कि आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो कब स्टार्ट होगा, जब फेज की स्प्लिटिंग होगी। क्लियर। ये तो हमने अभी देखा, यानी ऑक्सी वाइंडिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और ऑक्सी वाइंडिंग क्या होता है, स्पेस क्वाड्रेचर या 90 डिग्री फेज शिफ्टेड होता है, थिन वायर होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली। तो स्टार्टिंग मेथड्स में फेज स्प्लिटिंग के जो मेथड है वो कितने तरह के होते हैं, वही आपका स्टार्टिंग मेथड है। क्लियर। तो पहला स्टार्टिंग मेथड होता है आपका रजिस्टर स्प्लिट फेज, कहीं कहीं आपका रजिस्टर स्प्लिट फेज मोटर भी बोल देते हैं, रजिस्टर स्टार्टिंग भी बोल देते हैं। क्लियर। क्योंकि स्टार्टिंग मेथड्स पे ही इसके नाम डिसाइड होते हैं। दूसरा आपका कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, थर्ड वन इज द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, the last one is the capacitor run। कुल मिला के केवल और केवल हमें फेज स्प्लिटिंग करनी है
और उसी के हिसाब से बस डायग्राम बना देना है और कहानी लिख देनी है कि हाँ ऐसे फेज स्प्लिटिंग हो गई और आप ऐसे डायग्राम बना लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं आपका रजिस्टर स्प्लिट फेज मोटर, यानी रेजिस्टेंस स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका डायग्राम, फिर से डायग्राम बनाने का वही तरीका है। हम क्या करेंगे, रोटर को बनाएंगे। क्लियर? ये हमने रोटर को बनाया, इसके स्लॉट्स को दिखा दो, डॉट क्रॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बस एक कॉन्सेप्चुअल व्यू था, वो मैंने बता दिया कैसे क्या होता है। ये हमने रोटर को बना लिया। ठीक है, मेन वाइंडिंग को हम ऐसे दिखा रहे थे, तो मेन वाइंडिंग को हमने दिखा लिया। ये हमारा क्या हो गया, मेन वाइंडिंग। ऑक्सी वाइंडिंग के कनेक्शन के समय आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का कनेक्शन मस्ट भी पैरेलल होना चाहिए। ये भी एक चीज है, तो आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। क्लियर? मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सी वाइंडिंग must be connected parallelly. Must be connected parallelly. क्लियर? यानी इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन होगा वो हमेशा पैरेलली कनेक्ट होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा आप। क्लियर? तो बस ये दो तीन चीजें अपने दिमाग में रखते हुए हमें केवल और केवल डायग्राम को बनाना है। डायग्राम बन गया, ठीक है, डायग्राम बन गया, उसके बाद हम आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा मेन वाइंडिंग हो गया, मेन वाइंडिंग को हमने बना दिया है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, ऑक्सी वाइंडिंग को जोड़ना है। चूंकि ये रजिस्टर स्प्लिट फेज है, तो रजिस्टर स्प्लिट फेज में केवल और केवल हमें ये दिखाना होता है कि उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ उसका रिएक्टेंस होगा, बस यही सारी चीज़ें दिखा देनी है। क्लियर? तो यहाँ पे हम ऑक्सी वाइंडिंग को जोड़ने जा रहे हैं। तो ऑक्सी वाइंडिंग को हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जोड़ेंगे। इसको बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि स्पेस क्वाड्रेचर होना चाहिए। स्पेस क्वाड्रेचर का मतलब क्या हो गया, इसके ठीक परपेंडिकुलर, जो आपका मेन वाइंडिंग का एक्सिस है उसके ठीक परपेंडिकुलर आपको लेना है। क्लियर? ठीक है, ये हमारा हो गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, ऑक्सी वाइंडिंग को लिया हमने। यहाँ पे हम एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं। क्लियर? क्योंकि ये स्विच आपको स्टार्टिंग समय ही यूज करना है। क्लियर? जैसे स्पीड 70 to 80% ऑफ रेटेड स्पीड होता है, उस समय ये स्विच खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्लियर? क्योंकि आपको ये परमानेंटली नहीं चाहिए होता है, केवल केवल स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करने के लिए ही चाहिए होता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट किया इससे, और दूसरे वाले टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया इस टर्मिनल से। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑक्सी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग क्या हो गया, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर? ठीक है, यहां पे बस ये ध्यान रखना है कि एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करते हैं इन सीरीज विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो यहां पे आपने सिंगल फेज एसी सप्लाई दिया हुआ है, और ये जो सिंगल फेज एसी सप्लाई है आपके बोथ मेन वाइंडिंग और ऑक्सी वाइंडिंग को सेम सप्लाई मिल रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड हैं। लेकिन दोनों का जो फेज एक्सिस है एक दूसरे से 90 डिग्री पे फेज शिफ्टेड है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगर मैं इसको एक सर्किट के टर्म में बनाना चाहूँ तो सर्किट के टर्म में भी मैं बना सकता हूँ। सिंपल सर्किट है। ये आपका क्या हो गया, मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, मेन वाइंडिंग का रिएक्टेंस होगा। क्लियर? ठीक है, रिएक्टेंस का मतलब यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? तो ये आपका RM हो गया, ये आपका JXM हो गया। इसके पैरेलल में क्या करना है, आपको ऑक्सी वाइंडिंग को जोड़ना है। तो ऑक्सी वाइंडिंग को पैरेलल में जोड़ दिया मैंने RAX से, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्लियर? तो जरूरी नहीं है ये भी आप बनाएं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का हमें केवल पैरेलल शो कर देना है। सिंगल फेज सप्लाई हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, सिंगल फेज एसी सप्लाई हमने जब यहाँ पे दे दिया, और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हमने क्या कर दिया, ऑक्सी वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया। तो हमने देखा कि कैसे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बना सकते हैं हम आसानी से।
ये आपका एम एपोस्ट्रोफी से मेन वाइंडिंग रिप्रेजेंट हो रहा है और ए एपोस्ट्रोफी से आपका ऑक्सी वाइंडिंग रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि स्प्लिट फेज रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड में क्या होता है। सिंपल सबका डायग्राम यही बनेगा, बस डायग्राम में थोड़े थोड़े छोटे छोटे चेंजेस होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे ऑक्सी वाइंडिंग है तो इसमें रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों आ जाएगा, यहाँ भी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों आ जाता है। लेकिन अगर कैपेसिटर अलग से जोड़ना होता है तो हमें कैपेसिटर एक अलग से बनाना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे ये देखना है कि इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होंगे। क्लियर, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको ऑक्सी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बारे में बता दिया है, थिक और थीन का रिलेशन जो भी चीज होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका सर्किट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा ये आपका आई एम। क्लियर, और ये फेजर ही होता है, एसी में हमेशा हम फेजर ही लेते हैं। और ये आई ए, अगर मैं इसका फेजर ड्रॉ करना चाहूँ वोल्टेज को रेफरेंस लेके, ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज हो गया। आई ए का चूंकि रजिस्टिव नेचर ज्यादा है तो ऑब्वियस ही बात है इसका पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, कम होगा। क्लियर, ये आपका आई ए हो गया और ये आपका आई एम हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको फेजर डिफरेंस थीटा मिल गया। क्लियर, तो ऐसे क्या हो गया, फेज का स्प्लिटिंग हो गया और आपको नेट फ्लक्स मिल जाएगा। नेट फ्लक्स मिलने की वजह से आपका टॉर्क भी डेवलप हो जाएगा। अगर मैं इसकी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक क्या ड्रॉ होगी ये देख लेते हैं। क्लियर, अगर केवल मेन वाइंडिंग रहता है तो उस कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इस पर फोकस करना है और आप उसको डॉटेड लाइन में दिखाएंगे मेन वाइंडिंग वाले को। और जब हम ऑक्सी वाइंडिंग ऐड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है ये आपको मेंशन करना है। ये आपका स्लिप 1, ये आपका स्लिप 0। क्लियर, तो मैं पहले आपका मेन वाइंडिंग केवल अगर है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। क्लियर, फिर उसके बाद हम आते हैं, जब आपने ऑक्सी वाइंडिंग को ऐड किया, ये केवल और केवल मेन वाइंडिंग की वजह से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने देखा था। क्लियर, जब हम ऑक्सी वाइंडिंग को देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगी, स्टार्टिंग टॉर्क आपको मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। क्लियर, ठीक है, ये आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा और आपका अगेन स्लिप 0 पे वैल्यू क्या हो जानी है, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रही है तो मैंने क्या बताया था, 70 to 80% ऑफ रेटेड स्पीड पे आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑफ हो जाता है। यानी ये जो स्विच है, क्लियर, ये स्विच आपका क्या होगा, 70 to 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड पे। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, CSH ऑफ, क्योंकि केवल हम इसको स्टार्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। यानी अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगा, शुरुआत में है तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाली, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर, और जैसे स्पीड आपकी रेटेड स्पीड के बराबर हुई, यानी 70 to 80% ऑफ रेटेड स्पीड, ये मैंने मान लिया कि ये 75% ऑफ NS है। क्लियर, यहाँ पे NR की वैल्यू 0, यहाँ पे NR की वैल्यू NS के बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, चूंकि ऑक्सी वाइंडिंग हट गया तो केवल और केवल क्या बचा, यहाँ पे बचा केवल और केवल मेन वाइंडिंग। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी फॉलो होती है, यहाँ से लेके ये चलेगा, फिर ये आएगा, फिर आपकी ये कैरेक्टरिस्टिक आएगी। क्लियर, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक आपकी या टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक आपकी ये हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर, आपने ये रजिस्टर ही किया हुआ है तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन मेनली ये यूज होता है फैंस, जो स्मॉल साइज फैंस होते हैं, ब्लोवर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, वहां पे यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप एटसेट्रा। क्लियर, नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर स्टार्ट। देख लेते हैं कैपेसिटर स्टार्ट क्या होता है।
कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। फिर से डायग्राम आपको वैसे ही बनाना है, कोई डायग्राम में चेंज नहीं होना है। बस डायग्राम बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सी वाइंडिंग में कब क्या जोड़ना है। क्लियर। अगेन रोटर को मैंने ऐसे ही बनाया, चीज़ें आसान है और आसान तरीके से ही हमें इसको समझना भी है, हमें ज़्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ये हमें चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है। अगेन ये आपका हो गया मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग के स्पेस क्वाड्रेचर में क्या आ जाएगा, ऑक्सी वाइंडिंग। ये आपका हो गया मेन वाइंडिंग। क्लियर। और स्पेस क्वाड्रेचर में आ गया आपका ऑक्सी वाइंडिंग। लेकिन ये चूंकि कैपेसिटर स्टार्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सी वाइंडिंग के साथ क्या आएगा, एक आ जाएगा हमारा कैपेसिटर, और इसके सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच आ गया मेरा। अब कई लोग बोल रहे हैं सब ऑक्सी से स्टार्टिंग हो जा रही है तो कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस स्प्लिट में जो स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू होती है वो कम होती है। जब हम कैपेसिटर यूज करते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क और थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बेहतर हो जाता है। कैपेसिटर यूज करने से जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा आई ए और आई एम के बीच का, वो भी अप्रोच करने लगता है 90 डिग्री को, तो उसकी वजह से भी आपका स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमाइज होता है, ऑप्टिमाइज होता है। क्लियर। ठीक है। तो हमने एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया, ये आपका ऑक्सी वाइंडिंग। अगेन आपको सर्किट अगर बनानी है तो सिमिलर तरीके से सर्किट भी बना सकते हैं। ये आपका मेन वाइंडिंग हो गया। क्लियर। आर एम एंड जे एक्स एम, और ये आपका ऑक्सी वाइंडिंग होगी आर ए जे एक्स से, और इसके सीरीज में क्या आ जाएगा, एक कैपेसिटर। क्लियर। और अगेन एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच। तो सिंपल सर्किट है, कोई पैरेलल ही बनाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली क्या होता है, ये पैरेलल ही होता है। यहाँ पे आपने सिंगल फेज एसी सप्लाई दे दी। क्लियर। अगेन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे, सेम लॉजिक के थ्रू टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक अगर आप प्लॉट देखोगे ना, सेम आता है। क्लियर। यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अगर लैंग्वेज का रूप हमें देना है तो। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ एक कैपेसिटर कनेक्ट हो गया। क्लियर। और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी इसके साथ कनेक्टेड है, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच connected in series with ऑक्सी वाइंडिंग। यहां पे भी इन सीरीज। क्लियर है चीज। ठीक है। अगेन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से वही लॉजिक है ड्रॉ करने का। हमें कैसे बनाना है, डॉटेड। डॉटेड के बाद हमें सॉलिड बना देना है, बस ये चीज ध्यान रखना है। ये टॉर्क, ये स्लिप, पहले हमने केवल और केवल मेन वाइंडिंग को लिया और हमने बना दिया डॉटेड लाइन। क्लियर। यहाँ पे स्लिप की वैल्यू हो गई है 0, यहाँ पे स्लिप की वैल्यू है 1। ये केवल क्या है, मेन वाइंडिंग। फिर हमने क्या लिया, हमने लिया ऑक्सी वाइंडिंग के साथ, मेन प्लस ऑक्सी वाइंडिंग के साथ ये हमने ड्रॉ कर दिया। अगेन स्लिप 0 पे टॉर्क की वैल्यू 0 हो जानी है। ठीक है। ये क्या हो गया आपका, मेन प्लस ऑक्सिलरी, सेम चीजें हैं, ऐसे ही चलती जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि सॉलिड करना है। कहाँ तक सॉलिड होगा ये, जैसे स्पीड मान लिया हमने 70% ऑफ रेटेड स्पीड हुआ, या 75% ऑफ एनएस। क्लियर। इसके बाद क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो गया, ऑफ हो गया, और आपको कैरेक्टरिस्टिक में केवल क्या रह जाएगा सर्किट में, मेन वाइंडिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक भी मेन वाइंडिंग की मिलेगी, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक बन जाना। अगेन वैसी कैरेक्टरिस्टिक आपकी ड्रॉ हो जानी। क्लियर। तो ये आपका होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर।
क्लियर। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं यहाँ पे, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी अगेन रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, जहाँ पे हैवी इक्विपमेंट होते हैं, क्लियर, कोल्ड स्टोरेज हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गई, जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई नीड है, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, क्लियर, कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर, क्लियर। इसके अलावा पंप, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, जहाँ पे आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है। अगर हम फेजर की बात करें, अगेन थोड़ा सा फेजर को देख लेते हैं। फेजर, फिर से वोल्टेज को हमने क्या किया, रेफरेंस लिया, क्लियर। तो आईए क्या होगा, आईए से लैग करेगा, वो डिपेंड करता है कि आपने जो कैपेसिटेंस लिया है वो क्या लिया है, क्लियर। ये भी चीजें हैं, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू बढ़ भी सकती है। फिलहाल आप आईएम को देख लीजिए, आईएम क्या होगा आपका, आईएम मेरा मान लिया कि मैंने ये लैग कर रहा है। हम कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं ये मैं बताने जा रहा हूं। कैपेसिटेंस यूज करने से लीडिंग पावर फैक्टर का नेचर आता है, तो हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आईए और आईएम के बीच का जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 90 डिग्री हो जाए। अगर मान लो मैंने कैपेसिटेंस की वैल्यू काफी हाई ली, तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं, आईए और आईएम के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि आईए आपका लीड कर गया जो ऑक्सी वाइंडिंग में करंट है ड्यू टू द कैपेसिटिव नेचर, क्लियर। तो ये आपका हो गया कैपेसिटर स्टार्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन की। ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो तरह के दो तरह के कैपेसिटेंस यूज होंगे, एक आपका स्टार्टिंग टाइम और दूसरा कैपेसिटर रन है। कैपेसिटर रन का मतलब हो जाता है कि सिंपली परमानेंट सर्किट में बने रहना, यानी जो भी कैपेसिटर आप यूज करेंगे वो सर्किट में बना रहेगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। इसका भी स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, सिंपल है, सब कुछ बहुत ही इजी वे में आप कर सकते हो, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अगेन रोटर को आपको ऐसे ही बनाना है, रोटर बना दिया हमने, ये हमारा रोटर हो गया। फिर से क्या बताया था मैंने, मेन वाइंडिंग को आपको ऐसे ही रखना है, ये आपने बना दिया मेन वाइंडिंग, क्लियर। और मेन वाइंडिंग के स्पेस क्वाड्रेचर पे क्या आएगा, आपका ऑक्सी वाइंडिंग, ये हो गया आपका ऑक्सी वाइंडिंग। लेकिन इस ऑक्सी वाइंडिंग में दो कैपेसिटर यूज करेंगे, एक कैपेसिटर परमानेंट सर्किट में बना रहेगा, क्लियर, जिसको हम स्टार्टिंग के लिए यूज करते हैं C1, और दूसरा कैपेसिटर हम यहाँ पे जो यूज करेंगे, क्लियर, ये केवल स्टार्टिंग फेज में होगा, यानी हमने जो यहाँ पे C2 यूज किया इसके साथ हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को अटैच करेंगे, क्लियर। इसको मैंने मान लिया, इसको C1 मान लेते हैं, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ कनेक्टेड होगा, और ये आपका जो सेकंड वाला है ये आपका हो गया C2, और दूसरा कनेक्शन हमने ऐसे कर दिया। तो डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत इजी वे में चल रहा है ये आपका कैपेसिटर स्टार्टिंग के लिए यूज होगा, एक कैपेसिटर रनिंग मोड में भी मौजूद है, यानी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, यहाँ पे हमने सिंगल फेज AC सप्लाई दे दी, क्लियर। अगेन अगर मुझे सर्किट ड्रॉ करनी है तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे कहानी करनी है तो क्या होगा, यहाँ पे दो कैपेसिटर यूज करते हैं हम लोग, क्लियर। एक कैपेसिटर आपका किस लिए होता है, फॉर द स्टार्टिंग, और एक सर्किट पर एक आपका परमानेंटली सर्किट में बना ही रहता है, ये आपका RA, ये आपका X है, RA JX से, क्लियर। एक आपका कैपेसिटर सर्किट में परमानेंटली बना रहेगा, और दूसरा कैपेसिटर क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ अटैच होगा, क्लियर, ठीक है। यही आपका सर्किट बन जाता है, ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, और ये
सेंट्रीफ्यूगल स्विच। जो ही नहीं है कि आप सर्किट बनाएं, आप सर्किट नहीं बना सकते हैं, सिंपली आपको स्कीमेटिक डायग्राम क्लियर होना चाहिए। स्कीमेटिक डायग्राम आप जरूर बनाएं। क्लियर? तो अगर कहानी आपको लिखनी है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैपेसिटर इज यूज्ड, दो कैपेसिटर हम यूज करते हैं, इज यूज वेयर C1 इज यूज ओनली इन स्टार्टिंग फेज, यानी वही 70% ऑफ 70 to 80% ऑफ रेटेड स्पीड तक। क्लियर? और C2 क्या है, C2 इज परमानेंटली इन द सर्किट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोड, क्योंकि एक कैपेसिटर रनिंग मोड में भी अवेलेबल है इन द सर्किट, यानी ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ वो कनेक्टेड ही रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोड। यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू और थोड़ी सी हाई हो जाती है, यानी अगर मैं यहाँ पे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूंगा, क्लियर, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे ड्रॉ होगी। अगेन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने का वही तरीका है जो मैंने आपको बताया था। डॉटेड लाइन पे जाइए, ये आपने बना दिया क्या, केवल और केवल मेन वाइंडिंग की वजह से। क्लियर? दूसरा आप बनाइए क्या, ये किसकी वजह से है, मेन प्लस ऑक्सिलरी प्लस C1 प्लस C2 दोनों की वजह से। ये किसकी वजह से है, क्योंकि आपका कैपेसिटर परमानेंटली मौजूद है तो वो स्प्लिट तो हो ही गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे मेन प्लस C1 आए, मेन प्लस C1 का मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग टॉर्क आपको थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? मेन प्लस C2 सॉरी, क्योंकि कैपेसिटर C2 परमानेंटली सर्किट में अवेलेबल, तो आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क पाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है तो ये सॉलिड करेंगे हम, फिर अगेन कहाँ तक करेंगे, वही 70 to 80% ऑफ रेटेड स्पीड पे यहाँ पे किया हमने। जैसे यहाँ पे किया, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, केवल केवल मेन प्लस C2 की रह जाएगी। क्लियर? बस इस केस में आपको देखना है कि स्टार्टिंग टॉर्क मेन प्लस C2 की वजह से कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, जबकि बाकी सब केसेस में हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू 0, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टार्टिंग टॉर्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? ठीक है, लास्ट वन इज द कैपेसिटर रन, और सॉरी एप्लीकेशन, अगेन बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए है। तो एप्लीकेशन में सेम एप्लीकेशन आ जाएगा, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, जो आपने देखा वही आएगा, एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग जैसा आपने वहां पे देखा था, सारी चीजें हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप, कंप्रेसर, तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क जहां पे नीड होता है, कंप्रेसर एक्सेट्रा। क्लियर? ठीक है, लास्ट वन इज द कैपेसिटर रन मोटर। नाम से भी आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि नाम से ही सीधे सीधे डायग्राम बन जाना। कैपेसिटर रन मोटर मतलब क्या हो गया कि परमानेंटली सर्किट में कैपेसिटर अवेलेबल। अगेन डायग्राम बनाने का वही तरीका है, आपने रोटर को बनाया, रोटर को बना लिया हमने, ठीक है, फिर हमने मेन वाइंडिंग को बनाया, हमने मेन वाइंडिंग को बनाया, फिर इसके स्पेस क्वाड्रेचर पे हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को बनाया।
हमेशा ध्यान रखें ऑक्सी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स आप कम दिखाएंगे। क्लियर, उसी तरीके से बनाना है। और यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं होगा, एक परमानेंट कैपेसिटर यूज होगा, क्योंकि ये क्या है, कैपेसिटर रन मोटर। क्लियर, ये क्या है आपका कैपेसिटर रन मोटर, यानी कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच अब यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे सर्किट बनानी है तो सर्किट बनाना भी आसान है अब यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे हमने RM लिया, यहाँ पे हमने JXM लिया, ये हमारा मेन वाइंडिंग बन गया RM JXM। क्लियर, और इसके पैरेलल में हमारा हो गया RA JXA और इसके सीरीज में परमानेंट कैपेसिटर। कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है सेंट्रीफ्यूगल स्विच की। क्लियर, ठीक है, तो ये हमारा बन गया सर्किट भी। ठीक है, तो कैपेसिटर रन मोटर में क्या हो गया, हमने अगर एक की पॉइंटर लिखना है तो कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड with armature winding connected in series with auxiliary winding, not armature. क्लियर, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक इसकी तो आसान हो गई, क्योंकि परमानेंट कैपेसिटर यहाँ पे यूज हो रहा है तो स्टार्टिंग में ही टॉर्क मिल जाना है। क्लियर, तो यहाँ पे आपकी कैरेक्टरिस्टिक सिंपल जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की होती है वही मिल गई। क्लियर, स्लिप की वैल्यू 1, स्लिप की वैल्यू 0, और ये हो गया आपका टॉर्क। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन सब लोग अपने घरों के आसपास देखते ही हैं, हर जगह देखते हैं सीलिंग फैन। क्योंकि सीलिंग फैन में क्या होता है, आपका परमानेंट कैपेसिटर अटैच होता है, कंडेंसर लगा होता है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्लियर, तो कैपेसिटर रन का जो एग्जाम्पल है वो है आपका सीलिंग फैन। ठीक है, सीलिंग फैन हो गया, इसके अलावा मतलब ऑफिसेज में, क्लासरूम में, घरों में कहाँ नहीं सीलिंग फैन यूज होता। क्लियर, जहाँ पे एक परमानेंट कैपेसिटर यूज होता है। तो इस तरह से हमने स्टार्टिंग मेथड को देख लिया। आप कोशिश ये करेंगे कि ये जो तीनों डायग्राम बनाया मैंने, तीनों डायग्राम का मतलब स्कीमेटिक डायग्राम, क्लियर, सर्किट डायग्राम, फेजर आप चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो नहीं बना सकते हैं। फेजर बनवाने का मेन मोटो बस यही था कि आप अगर फेजर देखोगे ना तो फेजर सब में सेम ही बनना, केवल स्प्लिट रजिस्टर स्प्लिट फेज को छोड़ के, जहाँ पे IA और IM दोनों लैग करेगा उसको छोड़ के बाकी सब जगह फेजर सेम बनना है। यानी IA और IM के बीच का जो फेजर एंगल डिफरेंस है वो 90 डिग्री के अप्रॉक्स कर देना। क्लियर, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे थीटा एंगल शो हो रहा है, लेकिन बाकी जगह देखिए, जैसे मैंने ये रजिस्टर स्प्लिट फेज है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये थीटा एंगल पे मेंटेन। क्लियर, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस किया तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री। क्लियर, ये किस लिए मैंने बताया था, ऑप्टिमाइज करने के लिए, यानी स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा पाने के लिए। यहाँ पे दिख रहा है ना ये 90 डिग्री है, तो ये चीज़, और यही फेजर सब केस में बनेगा, चाहे ऑलमोस्ट सब केस में ऑलमोस्ट 90 डिग्री के आसपास ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। क्लियर, ठीक है, तो हमने एक कैपेसिटर एंड मोटर भी देख लिया। और प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में कभी कभी आपसे एक रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी होती है, वो पूछ लेता है, तो उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। हालांकि वर्किंग प्रिंसिपल तो मैंने बता ही दिया है। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी एक्चुअली क्या है कि आपका जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसके पीछे और भी लॉजिक्स हैं। उसमें एक लॉजिक है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का भी, तो थोड़ा सा मैं डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को बता देता हूँ। क्लियर, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी। क्या होता है डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, बस इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, और कुछ नहीं। होता क्या है कि इस फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम सिंगल फेज AC सप्लाई देते हैं तो जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है एट द कंडीशन ऑफ स्टार्टिंग, उसका जो नेचर होता है वो पल्सेटिंग होता है, वो रोटेटिंग के बजाय क्या होता है, पल्सेटिंग होता है। अभी देखा हमने φS और φR एक दूसरे के जस्ट अपोजिट थे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया, नेचर पल्सेटिंग हो गया, इट इज नॉट रोटेटिंग। क्लियर, तो अकॉर्डिंग टू द डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी यही रीजन निकल के आता है कि आपका जो स्टेटर फ्लक्स है उसका नेचर क्या होता है,
पल्सेटिंग नेचर होता है, यानी यहाँ पे एक तरह से दो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं और दोनों क्या करते हैं, मतलब आप ये कह लो ना कि आपने अगर फाई दिया हुआ है जिसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाई एम है, तो एक पार्ट फाई एम बाई टू होगा, दूसरा पार्ट फाई एम बाई टू होगा और दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट फेज में होंगे। क्लियर? यानी अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो दूसरा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है दोनों का। क्लियर? ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, के अकॉर्डिंग जो आपका स्टेटर फ्लक्स होता है, क्लियर, यानी जब आपने सप्लाई सिंगल फेज जैसी सप्लाई दिया, ठीक है, तो जो आपका स्टेटर फ्लक्स होता है इज पल्सेटिंग इन नेचर। पल्सेटिंग का मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव पार्ट, जैसे मान लो मैंने मान लिया ये फाई एम है, तो फाई एम के दो पार्ट होंगे, ठीक है, फाई एम बाई टू, फाई एम बाई टू, मान लिया मैक्सिमम मैग्नीट्यूड फाई एम है तो फाई एम बाई टू, फाई एम बाई टू, एक फाई एम बाई टू अपवर्ड होगा तो उसी समय दूसरा फाई एम बाई टू क्या होगा, डाउनवर्ड। क्लियर? ओवरऑल मैग्नीट्यूड तो क्या है, फाई एम के बराबर ही आ रहा है। क्लियर? लेकिन इसका नेचर क्या हो गया, पल्सेटिंग। पल्सेटिंग का मतलब क्या हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी एवरेज वैल्यू क्या आ गई इसकी, जीरो आ गई, ठीक है। लेकिन ऊपर नीचे का मतलब क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन, यानी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं फील्ड को। क्लियर? यानी अगर ये फाई एम बाई टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इस फाई एम बाई टू की वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा। क्लियर? ठीक है। तो इस पल्सेटिंग नेचर की वजह से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, इट रिजॉल्व इनटू टू मैग्नेटिक फील्ड, with same magnitude। क्लियर? ठीक है। क्लियर? लॉजिक क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हो गया कि आपका जो रिवॉल्विंग फ्लक्स है, यानी आपका जो रोटेटिंग फ्लक्स है वो नेचर तो होगा ही होगा, लेकिन काउंटर रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? काउंटर का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट रिजॉल्व इनटू टू काउंटर रोटेटिंग फ्लक्स। काउंटर का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? ठीक है। यही आपका डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे फिर मैंने रोटर बनाया, क्लियर, ये आपका रोटर है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो फील्ड प्रोड्यूस होंगे, एक फील्ड फाई एम बाई टू मैंने माना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और दूसरा फील्ड फाई एम बाई टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? और ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे प्री एजम्पशन है कि हमारा जो रोटर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये हमने प्री एज्यूम किया, जब हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट लाएंगे यहाँ पे, तो रोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना चाहिए। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दो पार्ट में ब्रेक हुए, रोटर क्या है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन स्लिप से रिलेटेड भी आ जाते हैं कि स्लिप की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स की रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड होती है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मैं फॉरवर्ड मान रहा हूँ, दिस इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट, फॉरवर्ड फ्लक्स,
और इसको मैं मान रहा हूं बैकवर्ड फ्लक्स। तो अगर मैं यहां पे फॉरवर्ड फ्लक्स की वजह से स्लिप की वैल्यू निकालूं, यानी मैं यहां पे कैलकुलेट करने जा रहा हूं फॉरवर्ड स्लिप। क्लियर? फॉरवर्ड स्लिप, इसको मैंने SF से रिप्रेजेंट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है और आपका रोटर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये सिंपली NS माइनस NR अपॉन NS के बराबर हो जाए, और यही क्या होता है, S के बराबर होता है। अगर मुझे बैकवर्ड स्लिप को कैलकुलेट करना है तो बैकवर्ड स्लिप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए आप। बैकवर्ड स्लिप की जो वैल्यू हो जाएगी, बैकवर्ड स्लिप की, इसको हम SB से रिप्रेजेंट करेंगे, और SB की वैल्यू क्या होगी, NS माइनस माइनस ऑफ NR। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस ऑफ NR क्यों लिया है, तो बताता हूं मैं। देखो यहाँ पे आपका जो बैकवर्ड फ्लक्स है उसकी जो स्पीड है वो NS के साथ रोटेट कर रहा है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, और जो हमारा प्री जंक्शन रोटर का स्पीड था वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, यानी दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो रिलेटिव स्पीड जब निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, NS माइनस माइनस ऑफ NR, यानी क्या आ गया, ये NS प्लस NR अपॉन NS। क्लियर? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस NR बाई NS। क्लियर? अगर मैं NR की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्लिप पुट करूंगा तो ये क्या आता है, 1 माइनस S इंटू NS। क्लियर? NR इक्वल टू क्या होता है, NS इंटू 1 माइनस S, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ये NS से NS कैंसिल, यहाँ से आप निकाल भी सकते हैं, NR की वैल्यू आपको मिलेगी 1 माइनस S इंटू NS। क्लियर? इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से। ठीक है? तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 माइनस S। तो ये क्या आ गया है, बैकवर्ड स्लिप SB इक्वल टू 2 माइनस S। ये मैंने इसलिए बताया, कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ देता है, फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू बताइए, बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू बताइए, तो इसीलिए मैंने रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी आपको बताई, ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। तो मेरे ख्याल से पूरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।